नमस्कार देशवासियों, आज हम कुछ खास मुद्दे लेकर आपके पास आए कि बाबू जगजीवन राम जो बिहार से आते हैं और कांग्रेस की सत्ता में कांग्रेस के वर्चस्व को बढ़ाने में बाबू जगजीवन राम का जितना बड़ा योगदान है उसको भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन बाबू जगजीवन राम को जब प्रधानमंत्री बनने का अवसर आया तो उस समय उनके लड़के का केस उठा करके कई कांग्रेसी नेता, उसमें गांधी परिवार के मेनका गांधी की पत्रिका ने भी काफ़ी विस्फोटक चित्रण किया था, फोटोग्राफ छापे थे और बाबू जगजीवन राम को के व्यक्तित्व को गिराया गया था। गलती करे लड़का भोगे पिता, ऐसा होना नहीं चाहिए। इस देश के सबसे बड़े नेता के रूप में बाबू जगजीवन राम कांग्रेस में थे। अब कांग्रेस में थे, वो राजनीतिज्ञ थे, लड़कों को खुला अवसर मिला, पिता बड़े पद पर हैं, कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा। गलती करेगा लड़का तो पिता को उसकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनने से रोका गया। ठीक उसी तरीके से आज अभी एक नौजवान जो दलित समाज का उभरता चेहरा इस देश के अंदर सामने आया है अपने संघर्षों से। ध्यान दीजिए इस बात का कि चंद्रशेखर आजाद को किसी नामी गिरामी हैसियत ने इस देश के समाज से परिचय नहीं कराया था। चंद्रशेखर आजाद को यह देश उसके अपने संघर्षों से जानता है। आदरणीय बहन मायावती जी की तरह से नहीं, अगर मान्यवर कांसी राम इस देश के अंदर नहीं आए होते और उनका हाथ इनके ऊपर नहीं पड़ा होता माननीय के ऊपर, तो बहन मायावती को यह देश कभी नहीं जान पाता। और माननीय बहन मायावती जी विदेश से पढ़ा करके अपने भतीजे को ला करके इस जनतांत्रिक देश में उत्तराधिकारी बनाती हैं और कहती हैं हम अम्बेडकर मिशन चलाती हैं, काम करती हैं राजतंत्र का और लोकतंत्र की बात करती हैं। ऐसे लोग उस जमाने में कांग्रेस के लोग ने ही बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनने से रोका था। ठीक उसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की नज़र में चंद्रशेखर खटक रहे हैं। क्यों खटक रहे हैं? क्योंकि माननीय बहन मायावती जी ने सहारा लेकर के मनुवादी भाजपा का 4 बार सत्ता में रही हैं। लेकिन चंद्रशेखर अपने संघर्षों से देश के इस बड़ी पंचायत में जाकर के उपस्थित हुआ है। उसके छवि को गिराने का एक दुष्चक्र बड़ी तेजी से चलाया जा रहा है। अरे क्यों सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा भाई? राम का उद्धार, राम मंदिर का उद्धार अयोध्या के इस देश के न्यायालय ने किया। आप समझो देशवासियों कि न्यायालय बड़ा है या मंदिर बड़ा है? राम के भक्तों को भी जा करके न्यायालय में शरण लेनी पड़ी। वहाँ के फैसले से तब अयोध्या में जा करके राम मंदिर का निर्माण भाजपा ने कराया। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो न्यायालय था। सोशल मीडिया पर आकर के किसी की छवि को गिराना, ये दुष्चक्र को देश समझने लग गया है।
चंद्रशेखर आजाद पूरी तरह से निर्दोष है, लगता ऐसा है। उसको नाना प्रकार के कुचक्र में फंसा करके उसके छवि को गिराने का षड्यंत्र भी हो सकता है, जिसके तहत विदेश में पढ़ने वाली एक छात्रा अपने आप को कहती है इस तरह। अरे भाई, शादीशुदा आदमी से बिना शादी किए अगर आप शारीरिक संबंध किसी का बनता है तो यह उस बालिग अवस्था में होता है और उसकी समझदारी पर होता है। ऐसे को कोई कौन गुमराह कर सकता है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने अब तो संविधान का धारा भी चेंज कर दिया है, बदल गया है। अब फिजिकल रिलेशन में कोई भी किसी के साथ रह सकता है, अपराधी नहीं माना जाएगा। लेकिन रोहिणी एक महिला, किसी महिला का नाम से इतना प्रचारित हो रहा है, किया जा रहा है, और चंद्रशेखर आजाद की छवि गिराई जा रही है। और देश अब समझने लग गया है कि इसके पीछे कौन खड़ा है। उसी रोहिणी के वक्तव्यों ने बता दिया है कि इसके पीछे भाजपा और बसपा खड़ी है। चंद्रशेखर आजाद अम्बेडकरवादी हैं, उनका मूर्तियों में विश्वास नहीं है, वो बुद्धिज्म की तरफ उनका ध्यान है। रोहिणी का खुद वक्तव्य सुन लीजिए, वो शिव भक्त हैं, उनका परिवार, माता पिता भी उसी लाइन पर है। ये कैसे संबंध हो सकता है? ये गलत व्याख्या हो रही है। अब देश समझने लग गया है, इतना मूर्ख देश हमारा नहीं है। चंद्रशेखर आजाद के छवि को गिराने की का जो प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ध्यान रहे, संसद सत्र के अंदर ही अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर से मिलकर के कह दिया है, भाई पिछला गठबंधन तो नहीं हो सका, लेकिन अब गठबंधन के लिए मैं स्वागत करता हूँ। और जिस दिन अखिलेश का, चंद्रशेखर आजाद का उत्तर प्रदेश में गठबंधन होगा तो आप ध्यान रखिए कि उत्तर प्रदेश की मान्यता प्राप्त पार्टी बनने से अब कोई उसको रोक नहीं सकता। ये जो एक आदरणीय बहन मायावती जी अपने को सुप्रीमो बनती हैं, अरे इस पार्टी को कैसे कैसे उठाया गया है, ये हमसे कोई क्या बेहतर जानेगा। मैं 0 पॉइंट पर 1981 में मान्यवर कांसीराम के साथ जुड़ा था साइकिल यात्रा के तहत। 84 में पार्टी बनी, साइकिल चलाते चलाते चूतड़ में फफोले भी पड़ गए, लेकिन मान्यवर कांसीराम के एक एक आदमी को चुन चुन करके आदरणीय बहन मायावती जी ने निकाला है अपना वर्चस्व बनाने के लिए। बना लो वर्चस्व, तुमको जमीन में अब जाना है, तुम्हारी पोल खुल गई है, तुम अम्बेडकरवादी नहीं हो। बाबा साहब को तुमने उल्टा खड़ा कर दिया है। प्रोफेसर रतन लाल दिल्ली के पूर्व प्रोफेसर हैं, वो सही कह रहे हैं, हम लोग भी अब समझने लग गए हैं। हाथी को गणेश बना दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश बना दिया, बहुजन को सर्वजन बना दिया। मान्यवर का नारा वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, बदल दिया, खत्म कर दिया। अभी भी अम्बेडकरवादी बनी होती। और चंद्रशेखर नौजवान को उसके बढ़ते कदम से आपको पीड़ा हो रही है। आगामी 2027 में आजाद समाज पार्टी मान्यवर कांसीराम के नाम से जो बनाया है चंद्रशेखर आजाद, वो मान्यता प्राप्त दल बनने जा रहा है। रोके चाहे कितना भी लोग, चाहे भाजपा रोके चाहे बसपा रोके, अब वो रुकने वाला नहीं है। ये कारवां अब उसका आगे बढ़ेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के सहयोग से बढ़ेगा। कांग्रेस दम मार रही है, कांग्रेस बोली आवाजा कसवा रही है कि हम दिल्ली की तरह से सब चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस और बसपा मिलकर लड़ेंगे। लड़ लो, तुम्हारी मंशा जो है कांग्रेसियों हम लोग जानते हैं, सदा सर्वदा से तुम लोग पिछड़े वर्ग के विरोधी रहे हो। पूरी कांग्रेस पिछड़े की विरोधी रही है। काका कालेलकर आयोग को रद्दी की टोकरी में डाला, मंडल आयोग को रद्दी की टोकरी में डाला, और आज आप नकली नारा बोलते हो, जाति जनगणना कराएंगे,
आरक्षण का कोटा बढ़ाएंगे। जब जमीन पर आ गए हो तब तुमको इस बात की सुधा रही है। हम भूल जाएंगे तेरे 60 साल के शासनकाल को। पिछड़े वर्ग के लोगों को अब हम लोग समझाएंगे कि कांग्रेस नकली पार्टी है, कांग्रेस पिछड़ों की दुश्मन पार्टी है, इस पर भरोसा करने लायक नहीं है। जब 60 सालों में तुमने हमारे साथ इनजस्टिस किया है तो तुम हमारी बोली बोल करके हमको फुसलाओगे, बलाओगे। और उत्तर प्रदेश में है क्या? जमीन में आपका है क्या? आप बसपा से समझौता कर लो, बहुत करोगे, 8,000 5,000 हर जगह काटोगे। लेकिन हम 52% लोगों से, पिछड़े वर्ग के 52% लोगों से जो आप लोग विद्रोह कर रहे हो, जो लोग आप लोग हमको आंख दिखा रहे हो या पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री हम नहीं बनने देंगे उत्तर प्रदेश में, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो। भाजपा भी अभी पिछड़े वर्ग को फंसा के रखी है धर्म के उसके चक्कर में। ये धर्म का भी बतंडा बहुत लंबा नहीं चलेगा, ये टूटेगा। हम भी देख रहे हैं कि ये धर्म है कि धंधा है। मंदिर हमारे लिए क्या है और किसी के लिए क्या है? किसी के लिए वो धंधा है और हम उसके पात्र बने हुए हैं। अगर कोई चीज़ है तो उसको मंदिर में जा कर के थोड़ी पूरा हो सकता है, या वहाँ याचना करने से थोड़ी मिल सकता है। अपनी साधना से मिलेगा। पिछड़े वर्ग के लोगों, ये जान लो, आपकी साधना से मिलेगा, आपके कर्तव्य से मिलेगा, आपके पढ़ने लिखने के आधार पर आपको मिलेगा। किसी मंदिर में जा कर के भीख मांगने से नहीं मिलेगा। वहाँ तुम्हें दान करना पड़ेगा, वहाँ चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा। और देख लो जा कर के उस चढ़ावे का फायदा किसको मिलता है। और फिर समझो कि धर्म है कि ये धंधा है। हम नहीं कहते, आप खुद समझो। हमने समझ लिया है, इसलिए हम बुद्धवाद की ओर बढ़े रहे हैं। बुद्धवाद में साफ साफ है, जानो तब मानो, बिना जाने मत मानो। हम कह रहे हैं तब भी मत मानो। अपने विवेक बुद्धि से समझो और तर्क के कसौटी पर कस करके तब अगर उचित समझ में आता है तो मानो, नहीं मत मानो। इस बुद्धि को खोला है बुद्धिज्म ने। अंतिम अवस्था में बुद्ध ने कहा आनंद से, अत्तदीपो भव, स्वयं प्रकाशमान बनो। कहाँ कहता है लोग कि स्वयं प्रकाशमान बनो? आओ हमारे पास मांगो तो तुम्हें सब मिल जाएगा। मांगने से पहले चढ़ाओ, अब इसके बाद तुमको मिलेगा। तुमको खाक मिलेगा, जिसको मिलेगा उसको देखो। वो संसद में कहाँ है, न्यायपालिका में कहाँ है, सचिवालय में कहाँ बैठा हुआ है, और तुम कहाँ हो? आबादी तुम्हारी 52% है, हिस्सेदारी तुम्हारी 52% है इस देश के अंदर। कहाँ है न्यायपालिका में, कहाँ है नौकरी में, कहाँ है चाकरी में, कहाँ शासन चलाने की कहाँ व्यवस्था में बैठे हो? कितने यूनिवर्सिटियों में पिछड़े वर्ग के वाइस चांसलर हैं? आप देखो, सब जगह से तेरा पत्ता साफ है, लेकिन तेरे मन को, दिमाग को कुंठित किया गया है कि करेगा क्या। तो आओ अयोध्या के मंदिर में, आओ विश्वनाथ कॉरिडोर में। मोदी जी विश्वनाथ कॉरिडोर दिखा रहे हैं, योगी जी अयोध्या का मंदिर दिखा रहे हैं। यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा तो आपको पढ़ने से मिलेगा। यही बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो इसलिए भाइयों समझो, चंद्रशेखर आजाद इस देश का उभरता हुआ सितारा है। उसको कितना भी रोका जाए, कितना भी दुष्प्रचार उसका किया जाए, वह कदम अब उसका बढ़ रहा है। अब देश की जनता में जिस तरह से उसके प्रति भ्रम फैलाया जा रहा है, यह भ्रम टूटेगा और 2027 में उत्तर प्रदेश का ये मान्यता प्राप्त दल बन जाएगा। इसी का डर लग रहा है बसपा सुप्रीमो को और भाजपा को कि कहीं ये मान्यता प्राप्त दल न बन जाए। लेकिन अखिलेश के सहयोग से, समाजवादी पार्टियों के सहयोग से,
चंद्रशेखर की पार्टी उत्तर प्रदेश की मान्यता प्राप्त पार्टी बनेगी। अगर कांग्रेस बसपा से समझौता करके लड़ती है, अपना तीसरा फ्रंट बना करके, तो कभी भी चंद्रशेखर आज़ाद इस धारा में नहीं जाएगा। चाहे कितना भी उसको कांग्रेसी फुसलाने का काम करें, वो आएगा, पिछड़ों के साथ आएगा और 52% पिछड़ों का सहयोग लेकर के, समाजवादी पार्टी का सहयोग लेकर के, अखिलेश यादव का सहयोग लेकर के वो मान्यता प्राप्त दल बनेगा। और जो मुस्लिम लोग तो आवाज़ाकशी कर रहे हैं, उनको भी सबक समझ में आ जाएगा। आज आपकी दुर्दशा अखिलेश के कारण नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कारण है, जो साफ साफ कहती है कि हमें 20% का न वोट चाहिए, न हमें टिकट उनको देना है। सोचो, तो आपकी दुर्दशा समाजवादी पार्टी से नहीं है, आपकी दुर्दशा कहाँ से है आप खुद समझो। और अपने दिमाग बुद्धि को खोल करके करो। और जिस तरह का प्रचार प्रसार, मिथ्या प्रचार प्रसार जो चलाया जा रहा है चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति, यह बंद होना चाहिए। और अगर किसी को कोई शिकवा शिकायत है तो आए न्यायालय में, उसका फैसला न्यायालय करेगा। ये सोशल मीडिया पर ला करके किसी को बदनाम नहीं किया जा सकता है। हम लोग भी जान रहे हैं कि कैसे कैसे राजनेताओं को बदनाम किया जाता है, कैसे कैसे राम मंदिर का फैसला लिया गया है। अरे अब तो सब तस्वीर सामने आ गया। सीजीआई बन करके जिसने फैसला दिया, फैसला के बाद में उसको वजीफा मिल गया, वो जाके संसद सदन में बैठा है। अब बोलियो भाई, हर देशवासी समझने लग गया है कि कैसे न्यायालय को ब्लैकमेल किया जाता है, कैसे दबाव बनाया जाता है, कैसे अपने पक्ष में फैसला लिया जाता है। यह देश धीरे धीरे जानने लग गया है। अब केवल ईवीएम के जाल से, ईवीएम के धंधे से, ईवीएम के खेल से इस देश की सत्ता चल रही है। यह ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। देश की अब जनता धीरे धीरे गांव चट्टी चौराहों पर भी अब बहस शुरू हो गई है और चल रही है। अब ये चर्चा बढ़ रही है और निश्चित तौर पर बदलाव आएगा, बदलाव देश देखेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय समाजवाद।